अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अगले 15 साल में भारत को फिर से अखंड भारत बनाने की बात कही है। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर से अखंड भारत पर बहस छिड़ पड़ी है कि आखिर कैसा था प्राचीन काल में अखंड भारत और क्या अभी ये संभव है कि भारत फिर से अखंड हो जाए। हेलो एवरीवन, मैं आरती अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे अखंड भारत के बारे में और साथ ही जानेंगे कि क्या ये संभव है कि फिर से हमारा देश अखंड हो जाए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अखंड भारत के बारे में। हमारा भारत दुनिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता है। यहाँ समय के साथ साथ कई परिवर्तन देखने को मिले। दरअसल प्राचीन भारत, जिसको आर्यवर्त के नाम से जानते थे, दुनिया के बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। ये देश आर्यों का देश था। लंबे समय तक यहाँ हिंदू राजाओं का शासन रहा। इस दौरान यहाँ कई विदेशी लोगों ने आक्रमण किए। इस वजह से ये अखंड भारत खंड खंड में विभाजित होता चला गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1947 तक आते आते हमारे देश से अलग होने वाले देशों की संख्या 15 से भी ज्यादा हो चुकी थी। चाहे हमारे भारत के कितने भी टुकड़े हो चुके हो, लेकिन फिर भी ये दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में गिना जाता है। वैसे सारे के सारे देश भारत से एक साथ अलग नहीं हुए, बल्कि समय के साथ साथ धीरे धीरे अलग हो गए, जिनमें कुछ की वजह तो अंग्रेज रहे और कुछ की वजह यहाँ राजा महाराजाओं का शासन रहा। अगर बात करें हमारे भारत देश से अलग होने वाले देशों की, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है अफगानिस्तान। कंबोज और गंधार जनपद ही बाद में अफगानिस्तान के रूप में तब्दील हुए। एक समय पर यहाँ पर हिंदू और फारसी राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे सिकंदर ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। सिकंदर के बाद यूनानी और फारसी राजाओं ने यहाँ पर राज्य किया। 7वीं शताब्दी में अरब के मुसलमानों और तुर्क ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। 870 ईस्वी में अरब के सेनापति याकूबिलिस ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। लंबे समय तक ब्रिटेन ने भी यहाँ पर हुकूमत की। सन 1750 तक अफगान के कुछ हिस्से भारत के अंदर आते थे, लेकिन धीरे धीरे अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। 26 मई 1876 को इसे एक बफर स्टेट घोषित कर दिया गया और 19 अगस्त 1919 को इसे ब्रिटेन से भी आज़ादी मिल गई। आज के समय में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और यहाँ के लोग एक बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। के बाद दूसरे नंबर पर आता है नेपाल। 1560 ईस्वी में नेपाल में हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था और यह अखंड भारत का ही भूभाग था। यहाँ पर आर्य समाज की संस्कृति देखने को मिलती है। नेपाल को पहले देवघर के नाम से भी जानते थे। भगवान बुद्ध और माता सीता का जन्म भी नेपाल में हुआ था। 7वीं शताब्दी में नेपाल पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया। 11वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर ठाकुर और महाराजाओं ने शासन किया, लेकिन बाद में यहाँ पर गुरखाओं का बोलबाला रहा और किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वो नेपाल को अपना गुलाम बना ले। 1916 में ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच एक संधि हुई, जिसमें भारत और नेपाल के बीच एक सीमा रेखा तय हो गई। 2008 तक नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब नेपाल भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन चुका है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है भूटान। भूटान में वैदिक और बौद्ध धर्म की संस्कृति नजर आती है। भौगोलिक दृष्टि से आप देख सकते हैं कि भूटान भारत के ही अंदर आता है। अंग्रेजों के शासनकाल तक ये भारत का हिस्सा रहा। सन 1906 में ब्रिटिशर्स ने भूटान और सिक्किम को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिशर्स और भूटान के बीच एक समझौता हुआ कि ब्रिटेन भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सन 1949 को भूटान ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, लेकिन आज भी भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत ने ही ले रखी है। इसके बाद आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान भारत के 16 महाजनपदों में से गांधार का हिस्सा हुआ करता था। 321 ईसा पूर्व में ये जगह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अधीन आती थी। सन 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने बलूचिस्तान पर आक्रमण कर दिया और बाद में मोहम्मद गजनी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। कुछ समय बाद ब्रिटिश एजेंट रॉबर्ट सरमैन ने इसे अंग्रेजों का उपनिवेश बना दिया, लेकिन 1939 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई। बलूचिस्तान कुल 4 रियासतों में बटा था। पाकिस्तान के आज़ाद हो जाने के बाद 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पाकिस्तान में शामिल कर लिया। तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान के लोग अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है तिब्बत। प्राचीन समय में तिब्बत को द्रविष्ट कहा जाता था। यहाँ पर ऋषिका और तुषार नाम के 2 राज्य थे। 1207 में सातया वंश के लोग ने तिब्बत पर राज्य किया। एक समय तक यहाँ पर हिंदू संस्कृति और धर्म की झलक देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे ये बौद्ध धर्म का गढ़ बन गया। 1907 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और चीन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें तिब्बत के 2 हिस्से कर दिए गए। एक हिस्सा चीन को सौंप दिया गया और एक लांबा के पास चला गया। वर्तमान समय में पूरे तिब्बत पर चीन का ही कब्जा है। इसके बाद 6 नंबर पर आता है ईरान। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर ईरान को आर्यन के नाम से जानते थे और यहाँ पर आर्य बसे हुए थे, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद अरबों ने हर जगह इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और ईरान के आर्यों को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा। आज ईरान पूरी तरीके से इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है। इसके बाद 7वें नंबर पर आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आज के समय में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारा धर्म तो इस्लाम है, लेकिन हमारी संस्कृति हिंदू है। आज इंडोनेशिया में 88% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन 14वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया ने केवल बौद्ध और हिंदू धर्म ही अस्तित्व में थे। 15वीं शताब्दी में इस्लामिक इन्वेडर्स के बाद
यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। कुछ लोग हिंदू राजाओं से परेशान होकर इस्लाम को कबूल कर लिए, लेकिन इंडोनेशिया में आज भी कई हिंदू मंदिर बने हुए हैं और आज भी यहाँ पर रामायण का आयोजन होता है। इसके बाद आता है 8वें नंबर पर मलेशिया। और 8वें नंबर पर आता है मलेशिया। मलेशिया पहले मलय प्रायद्वीप के तौर पर जाना जाता था और इसके आसपास के इलाके जैसे कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस अखंड भारत का ही भाग थे। यहाँ पर हिंदू आबादी बहुसंख्यक थी, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों से मलेशिया भी अछूता नहीं रहा और धीरे धीरे बौद्ध और इस्लाम को लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया और इस तरह से अखंड भारत से ये देश भी अलग हो गया। इसके बाद 9वें नंबर पर आता है कंबोडिया। पहली शताब्दी के दौरान कंबोडिया नाम के एक ब्राह्मण ने यहाँ पर एक हिंदू राज्य की स्थापना की थी। पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी कंबोडिया में ही है, जिसे अंकोर वाट के नाम से जानते हैं। ये विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। समय के साथ साथ कंबोडिया देश में बौद्ध धर्म के अनुयायियों का आगमन हुआ। आज के समय में 95% लोग यहाँ बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके बाद 10वें नंबर पर आता है म्यांमार। म्यांमार को बर्मा के नाम से जानते हैं और प्राचीन काल में इसे ब्रह्मदेश कहा जाता था। सन 1044 ईस्वी में म्यांमार का इतिहास शुरू होता है और उस समय में भारत का ही एक हिस्सा ये हुआ करता था। 1287 ईस्वी में काबुल खान ने म्यांमार पर राज्य किया। अंग्रेजों ने भी म्यांमार पर लंबे समय तक शासन किया। 4 जनवरी 1948 को भारत से अलग होकर म्यांमार ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इसके बाद आता है 11वें नंबर पर फिलीपींस। फिलीपींस में आज अधिकतर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन एक समय पर यहाँ हिंदू और मुसलमान धर्म के लोग बड़ी संख्या में रहते थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय तक फिलीपींस भारत का हिस्सा था। युद्ध खत्म हो जाने के बाद 4 जुलाई 1946 को ये पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया। इसके बाद थाईलैंड। थाईलैंड अपने पर्यटक स्थल के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है और आज यहाँ पर अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन थाईलैंड में हिंदू कल्चर की झलक आपको हर जगह देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग खुद को भगवान राम के पुत्र का वंशज ही मानते हैं। इसके बाद 13वें नंबर पर आता है सिंगापुर। सिंगापुर भी भारत के मलय प्रायद्वीप का ही पार्ट हुआ करता था। कहा जाता है कि श्री त्रिभुवन नाम के एक महापुरुष ने एक बार यहाँ पर सिंह देखा था और उन्हें वो सिंह बहुत ही पसंद आया और इसी के बाद उन्होंने सिंगापुर नाम के राज्य की स्थापना की। इसके बाद 14वें नंबर पर आता है वियतनाम। वियतनाम का पुराना नाम चंपा हुआ करता था। यहाँ पर कई हिंदू मंदिर बने हुए थे और हिंदू धर्म के लोग आज भी यहाँ रहते हैं। साथ ही बौद्ध और कैथोलिक धर्म के लोग भी इस देश में रहते हैं। इसके बाद 15वें नंबर पर आता है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत का रिश्ता तो हजारों साल पुराना है। रामायण काल में रावण लंका का ही रहने वाला था। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से अलग हो गया। 1948 में इसे अंग्रेजों से आज़ादी मिली और 1972 तक इसका नाम सिलोन ही हुआ करता था, लेकिन बाद में इसने अपना नाम बदलकर श्रीलंका रख लिया। इसके बाद 16वें नंबर पर आता है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब और कैसे हुआ, इस बारे में तो आप सभी जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश के रूप में पहचाने गए। इन दोनों देशों का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। पाकिस्तान भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश जिसका हमेशा भारत के साथ संघर्ष चलता रहता है। आज़ादी के बाद लगातार 3 बार भारत से इसका युद्ध हुआ, लेकिन तीनों बार भारत से इसने मात खाई, जिसके साथ कश्मीर को लेकर भी विवाद चल रहा है। इस प्रकार एक के बाद एक करके ये 15 देश भारत से अलग हो गए। और अब अगर बात करें कि क्या फिर से हमारा भारत अखंड हो सकता है, तो कई जानकारों का मानना है कि भारतवर्ष को खंड खंड होने में सैकड़ों साल लगे। उसी तरह से इसको अखंड बनाने में भी कई बाधाएं हैं। पहली तो ये कि प्राचीन भारत जिसे अखंड कहा जाता था वह अब एक बहुत धर्मी और बहुसंस्कृति वाला देश बन चुका है, जिसमें करीब 12 से 13 देश अस्तित्व में हैं। इनमें से कुछ देश मुस्लिम है तो कुछ बौद्ध। मत भिन्नता के चलते अखंड भारत का निर्माण एक सपना ही कहा जा रहा है। दूसरा ये कि नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देश भारत से अपने धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को तोड़ चुके हैं और वो ये भी नहीं स्वीकार करते कि वो किसी समय भारत का हिस्सा हुआ करते थे। उनका देश का इतिहास उन्हें तो कुछ और ही बताता है। आपको क्या लगता है कि क्या हमारा भारत फिर से अखंड हो सकेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।